तो देखिए, ज़ीरो वेलोसिटी से वी वेलोसिटी तक किसी चीज़ को लेकर के आए, जितना आपने वर्क किया दैट इज़ सेड टू बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन ये काम भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं, बाय अज्यूमिंग कि जो ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्सर्ट किया वो कांस्टेंट था कि कांस्टेंट नहीं था। ये 2 केसेस ये हो। तो किसी को उल्टा कैलकुलेट किया जा सकता है कि कोई चीज़ वी वेलोसिटी से चलती हुई आ रही थी, हमको कितना वर्क करना पड़ेगा सो दैट कि हम उसकी स्पीड 0 कर दें। तो कोई चीज़ वी वेलोसिटी से 0 पे लेके आते हो, जो आप वर्क करोगे वो भी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर ही कहलाएगा। तो सर ये इसका नेगेटिव रहेगा, सब V2 0। ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। v to 0 जाओगे आप तो एक्सेलरेशन के बजाय रिटार्डेशन है। पिछले केस में आपने कैलकुलेट किया एक्सेलरेशन, इस केस में कैलकुलेट होगा रिटार्डेशन। क्लियर? और हमने इसमें अगली चीज आपको समझाई थी वर्क एनर्जी थ्योरम, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वर्क होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल में से इनिशियल माइनस करिए, ये कहलाता है अमाउंट ऑफ वर्क। ये तीनों कैलकुलेशन लिंक्ड थे, ये हम लोग कल देख चुके थे। अब समझिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसे कैलकुलेट की। पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब होता है? पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी possessed by virtue of पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। दो मतलब होते हैं, पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रेविटी में यूज, पोटेंशियल एनर्जी कई तरीके से यूज होती है। आप जब ग्रेविटी की बात करते हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी अलग होती है। हम मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी अलग होती है। आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अलग होती है। मतलब जितने तरह के फोर्सेस होते हैं उतने तरह की पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। ठीक है ना? तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये नहीं होता कि वो हमेशा ग्रेविटी की वजह। पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की वजह से भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो सकती है, मैग्नेटिक एनर्जी भी। क्लियर? हम कहते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है? बट जनरली आप जितना अभी आपने पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी का मतलब आप समझते हो कि हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। पर पोटेंशियल एनर्जी अदर फॉर्म में भी हो सकती है। दूसरी चीज हमने इसमें वर्डिंग यूज की कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब? जैसे आप पढ़ते हो केमिस्ट्री में पढ़ते हो आपकी स्ट्रक्चर CH4। ठीक है? तो कार्बन का एक एटम है, इसके पास हाइड्रोजन के 4 एटम डिफरेंट डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में नहीं है, और ये बॉन्ड लेंथ आपको पता नहीं। इस केस में क्या हो रहा है कि कार्बन के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन का एटम एक सर्टेन डिस्टेंस है, इसकी एक सर्टेन एनर्जी है। जैसे आप और सिंपल केस देखिए, यू आर टॉकिंग अबाउट O2। O2 में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, वो एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस पर है। एक्चुअली ऑक्सीजन का एक एटम फिक्स कर दीजिए, इसको हमने ओरिजिन पर रख दिया, और दूसरे एटम को हम इंफिनिटी से धीरे धीरे पास लेकर जा। तो या तो आपको सिस्टम पर वर्क करना पड़ेगा या सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा। कुल मिलाकर के यहाँ भी डेफिनेशन वही होती है। जैसे मान लो ये ओरिजिन है, हमने यहाँ एक ऑक्सीजन का एक एटम रख दिया और दूसरे एटम को हम इन्फिनिटी से चलाते हुए धीरे धीरे इसके पास ला। ठीक है ना? इसको यहाँ से चला के लाते हुए हमें सपोज यहाँ प्लेस करना है। आपने इसको यहाँ से यहाँ तक चलाने में जितना वर्क किया दैट इज सेड टू बी द एनर्जी ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। सिमिलरली जैसे आप कह रहे हो CH4 कैसे बना होगा? कार्बन का एक एटम अलग से पकड़ के लाए होंगे हम, हाइड्रोजन अलग, ये हाइड्रोजन अलग, ये अलग, ये अलग। इन चारों को लेकर के आया आप, तो या तो इसको बनाने में आपने मेहनत की होगी, एनर्जी खर्च की होगी, या एनर्जी लिबरेट, दो में से कुछ एक हुआ हो। उसी को हम क्या कहते हैं, इस चीज की बाइंडिंग एनर्जी केमिस्ट्री में उसी को कहते हैं आप डिसोसिएशन एनर्जी। कोई मॉलिक्यूल है, उसके सारे फ्रेगमेंट्स को अलग करना चाहते हैं, एनर्जी डिमांड क्या कहलाती है? डिसोसिएशन एनर्जी कहा जाता है। ठीक है ना? जैसे आप पढ़ोगे कि सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है? सोडियम और क्लोरीन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल के क्लोरीन तक जाता है, साइड नेगेटिव हो जाता है, साइड पॉजिटिव, और दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है, और उसकी वजह से दोनों जुड़े रहते हैं। और आप चाहो कि सोडियम और क्लोराइड को अलग करना है तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। जितना वर्क करना पड़ेगा वही इस बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी कहलाती है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स और टू सेपरेट द मॉलिक्यूल इनटू इट्स फ्रैगमेंट एटम। कोई मॉलिक्यूल जितने एटम से बना है सब हिस्से में तोड़ दीजिए, कितना एनर्जी डिमांडेड है, उसी को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं आप? डिसोसिएशन एनर्जी।
उसी को हम न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या कहते हैं, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। और इन जनरल कोई मॉलिक्यूल है, चाहे टाइप ऑफ बॉन्ड कुछ भी हो, ठीक है ना, आयनिक बॉन्ड हो, मेटेलिक बॉन्ड हो, कोवेलेंट बॉन्ड हो, ठीक है ना, किसी भी तरह का बॉन्ड हो, उसको सेपरेट करने के लिए क्या एनर्जी डिमांड है, उसी को क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी आई कहाँ से कि आपने एक एटम को फिक्स किया, दूसरे एटम को इंफिनिटी से धीरे धीरे चलाते आप उसके पास ला रहे हो, जितना एनर्जी रिक्वायरमेंट था उसी को क्या कहा जाता है, उसी को क्या कह दिया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। या वर्ड यूज कर रहा हूँ ना, कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन से मतलब ये है एक एटम के रिस्पेक्ट में दूसरा एटम कहाँ पर है। जैसे आप पढ़ते हो स्ट्रक्चर किसका, C2H6। अब C2H6 में क्या होगा, कार्बन के 2 एटम्स हैं, ठीक है, ये कोई बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना। यहाँ पढ़ते हो जैसे मीथेन पढ़ते हैं, इसी तरह से ये C2H6 में क्या होगा, कार्बन के 2 एटम्स और हाइड्रोजन के कितने एटम, हाइड्रोजन के 3 पार्टिकल इससे जुड़े हैं, 3 इससे, मतलब ये बॉन्ड कैसा होगा, सिंगल। क्लियर। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन तैयार हो रहा है इसमें 6 हाइड्रोजन और 2 कार्बन। जब एक्चुअली इस हाइड्रोजन को आप लेके आ रहे हो, इस हाइड्रोजन की इससे स्पेसिंग, इससे स्पेसिंग, इससे स्पेसिंग और इससे स्पेसिंग, चारों से देखना पड़ेगा। 4 जगह फोर्स एक्ट कर रहे हैं, इसलिए वर्ड यूज किया था इसमें कॉन्फ़िगरेशन। या आपके बच्चे में कई से मॉलिक्यूल पढ़ते हैं उनके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। आप जैसे मीथेन को देख लो, आपको स्ट्रक्चर पता होगा कि मीथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, पढ़ा है आपने? मीथेन के 2 टेट्राहेड्रल। बॉन्ड यस सर। होता है, 2 बॉन्ड्स के बीच का एंगल कितना होता है, 109 degree 28 minutes. 109 डिग्री एंड 28 minutes. 28 minutes. ये एंगल होता है ना। कि आपने क्या किया, कार्बन का ये एक एटम ले लिया और इससे जो डिफरेंट एटम्स ये जुड़ रहे हैं, इनके बीच का एंगल आ रहा है 109 डिग्री 28 मिनट। तो आप हाइड्रोजन के 4 पार्टिकल्स को इस तरह से रख रहे हो कि जैसे एक कार्बन बीच में रखी, हाइड्रोजन ले आया आप इतने डिस्टेंस पर। अब जब अगला हाइड्रोजन लाओगे आप, तो उसका इससे डिस्टेंस और एंगल, ये तीनों कंट्रोल करेगा किसका, इसलिए उसके लिए टर्म क्या यूज किया जाता है, कॉन्फ़िगरेशन। तो किसी मॉलिक्यूल को बनाने में जितनी एनर्जी आप खर्च करोगे वो भी क्या कहलाएगी, तो उसको हम जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसी चीज को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और केमिस्ट्री में उल्टा पढ़ोगे, आपकी कोई मॉलिक्यूल है, ये डिसमेंटल, जो एनर्जी डिमांड है उसी को क्या कह दिया जाता है, उसी को कहते हैं डिसोसिएशन एनर्जी। यही चीज जब न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हो आप, कि आप कोई न्यूक्लियस है कि हम कहते हैं ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर होता है 8O16। दैट मीन्स इसके अंदर 8 प्रोटॉन्स हैं, 8 न्यूट्रॉन्स हैं और बाहर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपने 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस में पैक किए, इसको पैक करने में जो एनर्जी लगी होगी उसी के लिए टर्म क्या यूज होता है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है ना, दिस इज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। इसका मतलब कि इसके बनने में इतनी एनर्जी रिलीज हुई, हमने दिया नहीं है इसको, अगर आप इतनी एनर्जी इसको दे दोगे तो सारे पार्टिकल अलग हो जाएंगे। इसीलिए केमिस्ट्री में इसका नाम क्या है, डिसोसिएशन, सेपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड। ये इतनी एनर्जी से बाइंडेड होने का मतलब ये नहीं कि इसको बनाने में इतनी एनर्जी लगी, एक्चुअली इसके बनने में इतनी एनर्जी सिस्टम से रिलीज होकर बाहर चलेगी, वो एनर्जी लाके आप इसको वापस दे दो, सारे पार्टिकल अलग। क्लियर। इसको कहा जाता है एनर्जी फोर्सेस बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। पर्टिकुलरली हम ग्रेविटी की बात करें, ग्रेविटी में कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज उसका वेट कितना है mg, और हम चाहते हैं कि इसको हम h हाइट तक लेके जाएं, हम इसको h हाइट तक चलाना चाहते हैं, ठीक है। तो वर्क डन बराबर क्या होना चाहिए, फोर्स, ठीक है ना। फोर्स रिक्वायर्ड कितना होगा, जितना ऑब्जेक्ट का वेट उतना ही फोर्स लगाओगे, कितना डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो आप, h। आपने mgh के बराबर वर्क किया, जो वर्क किया इसी को ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है, ठीक है ना। बट हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप हाइट से गिरा दोगे तो धीरे धीरे उसकी पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी। तो हम देखते हैं कैसे चेंज होती है। ये एक छोटा सा डेरिवेशन है जो आपकी सिलेबस में मेंशन है कि कोई फॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज होती है, तो ग्राफिकल वेरिएशन। देखिए, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इसको एक सर्टेन हाइट पर हमने रखा और ये फ्लोर, ये ऑब्जेक्ट गिरता हुआ, सपोज यहाँ से ऑब्जेक्ट चला, ये गिरते हुए कुछ देर बाद यहाँ पहुंचे और फिर फाइनली इसमें फ्लोर को हिट। इन पोजीशंस को हम ए, बी एंड सी नाम दे देते हैं। ओरिजिनली ऑब्जेक्ट एच हाइट पर,
कितनी डिस्टेंस गिरा x, फ्लोर से हाइट कितनी बची h माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्ट को आपने रिलीज किया, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ऑब्जेक्ट वाज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पर आएगा तो ऑब्जेक्ट कुछ वेलोसिटी ले चुका हो और यहाँ आएगा तो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की और बढ़ जाएगी। तो एनर्जी एनालिसिस करनी कि कहाँ पर क्या एनर्जी। तो देखिए ऐसा है कि अगर हम बात करते हैं पॉइंट ए, व्हाट इज हैपनिंग एट, तो पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ऑब्जेक्ट फ्लोर से एच हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी, एम जी एच, एम मास की चीज एच हाइट पर है, ये पोटेंशियल। ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहा हो फ्रॉम रेस्ट, तो काइनेटिक एनर्जी एट ए कितनी जी, चल नहीं रहा है ऑब्जेक्ट। टोटल एनर्जी एट ए कितनी है, इट इज mgh काइनेटिक है नहीं, पोटेंशियल है एम जी एच, ये टोटल एनर्जी एट। ठीक, अब क्योंकि आप पढ़ चुके हो कि ग्रेविटी कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव, मतलब अंडर ग्रेविटी जब कोई चीज चल रही होती है तो उसका कोई एनर्जी वेस्टेज नहीं होता। ये ऑब्जेक्ट ए से बी पर आया, इस प्रोसेस में हमने किया कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट को छोड़, और वी आर अज्यूमिंग कि उसमें ग्रेविटी के अलावा कोई दूसरा फोर्स एक्ट नहीं करता, तो ऑब्वियसली सिस्टम अपनी एनर्जी लूज नहीं कर सकता। जब बी पर पहुंचे तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम एट बी कितनी, ये होना चाहिए एम जी एच माइनस एक्स, एम जी एच माइनस एक्स। क्लियर। अब क्या चाहते हैं कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या, काइनेटिक एनर्जी मालूम करने के लिए वेलोसिटी, तो आप ए टू बी के लिए वाई डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला अप्लाई करिए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। आपने जो स्टार्ट किया वेलोसिटी कितनी थी, बी पर वेलोसिटी क्या हो गई जानना चाहते हैं, 2 इंटू एक्सलेशन, एक्सलेशन कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है h, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी, अंडर रूट 2gh, ये वेलोसिटी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी एट सी 1/2 mvv स्क्वायर, तो 1/2 mvv स्क्वायर में क्या होगा, रूट 2gh का, 2gh आएगा, 2 कैंसल्ड, वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपने काइनेटिक एनर्जी एट बी निकाली। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एट बी। अब ये हमको पोटेंशियल मिल चुकी, काइनेटिक मिल चुकी है, अगर हम टोटल एनर्जी निकालते हैं, टोटल एनर्जी एट बी, so that is sum of potential and kinetic। और पोटेंशियल एनर्जी थी mg h माइनस एक्स, तो काइनेटिक निकली है आपकी mg x, गलत लिख दिया। जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना h है कि x है, X. आप x है ना, डिस्प्लेसमेंट a से b पर जा रहे हो, ठीक है, x डिस्प्लेसमेंट इज x, तो यहाँ पर क्या आएगा, x आएगा, ये भी क्या आएगा x, तो काइनेटिक एनर्जी mg x, दोनों में से mg कॉमन करें, h माइनस एक्स और ये mg x, आंसर क्या बचेगा mg h। तो आप देख सकते हैं कि बी पर जो टोटल एनर्जी है वो वही आ रही है जो ए पर, एंड दैट वाज एक्सपेक्टेड। सिस्टम क्योंकि कोई एनर्जी लूज नहीं कर रहा है तो बी पर एनर्जी वही होनी चाहिए जो ए पर थी। ठीक, अब बात करते हैं पॉइंट सी की, व्हाट इज हैपनिंग एट सी। अगर आप सी पर कैलकुलेशन करते हो, क्योंकि फ्लोर पर चीज आ चुकी, पोटेंशियल एनर्जी एट सी कितना होना चाहिए, 0, इस फ्लोर पे आ चुकी। सी पर अगर आपको काइनेटिक निकालनी है तो आपको ए टू सी मोशन से पहले पता करना पड़ेगा कि सी पर ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। स्टार्टिंग पॉइंट पर स्पीड 0, वेलोसिटी एट सी स्क्वायर निकालना है, 2 एक्सेलरेशन g, डिस्प्लेसमेंट ए से सी तक आने में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है h, vc की वैल्यू अंडर रूट 2gh। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी एट सी 1/2 mvc स्क्वायर, तो 1/2 mvc स्क्वायर मतलब रूट
2gh² 2 कैंसिल, वैल्यू क्या आ रही है mgh। फिर बात, तो अगर हम सी पर भी देखते हैं कि टोटल एनर्जी क्या है एट सी, यू हैव टू राइट पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी है 0, यही काइनेटिक एनर्जी कितनी बची mgh। तो आपको दिख रहा है कि चाहे हम ए पर थे या बी पर या सी पर, तीनों ही जगह का सम, पोटेंशियल और काइनेटिक का सम क्या आ रहा है सेम, एंड दैट इज क्वाइट एक्सपेक्टेड। तो तीनों ही पॉइंट पर एनर्जी इसका सम क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, याद रखना। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि जो पॉइंट बी था, जो कि टॉप और बॉटम के बीच में पॉइंट है, उससे आप एनर्जी के लिए ग्राफ प्लॉट देखिए। हम ग्राफ को प्लॉट करके देखते हैं। सपोज वाई एक्सिस पर ले लो आप एनर्जी, और एक्स एक्सिस पर ले लीजिए आप हाइट, एक्स एक्सिस पर हाइट। जब हाइट 0 थी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? जैसे जैसे आप हाइट पर जाते जाओगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, तो एक लाइन आएगी, कैसे कहा जा सकता है, आप पोटेंशियल एनर्जी की डी पर जो वैल्यू थी उसको देखिए कितनी, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी एट डी, और टोटल एनर्जी एट डी कितनी। इस मामले को ध्यान से देखिए। इसमें अगर आप काइनेटिक एनर्जी को देखते हो, वैल्यू क्या लिख रहे हो आप mgx, देखिएगा काइनेटिक एनर्जी एट डी को क्या लिखा हमने mgx। और अगर आप इस साइड हाइट दिखाते हैं, मतलब एक्चुअली अगर हम इस डायरेक्शन में, आपकी बुक में डायग्राम अलग अलग तरीके से दिया हो सकता है, मैं दोनों तीनों वेरिएशन बता देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी एंड एक्स, अगर हम काइनेटिक एनर्जी को वाई एक्सिस पर ले रहे हैं और एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स एक्सिस पर ले लें, क्या बन जाएगा स्लोप, एंड इक्वेशन विल बी एनालॉगस टू वाई इक्वल टू, क्लियर बात, कि जैसे जैसे एक्स बढ़ता जा रहा है, तो ग्राफ है आपकी बुक्स में दो तरह से दिए हो सकते हैं, मैं दोनों में बता रहा हूँ। अगर एक्स को देखा जाए कि इस डायरेक्शन में एक्स बढ़ रहा है, तो देखिए वाई इज इक्वल टू एम एक्स, ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्लोप इज पॉजिटिव, मतलब एंगल लेस देन 90। उस केस में ये ग्राफ किस चीज का होगा, ये ग्राफ शो कर रहा है काइनेटिक एनर्जी, अगर आपने इस एक्सिस पर एक्स ले रखा है, ठीक है। सर लेकिन हाइट तो कम हो रही थी ना धीरे धीरे। नहीं, ये जो आप चीज देख रहे हो, आपने एक्स एक्सिस पर क्या लिया उससे ग्राफ होगा। अगर हम एक्स इस डायरेक्शन पे क्या ले रहे हैं, एक्स ले रहे हैं। अगर आप हाइट लेते हो, इस हाइट से नीचे आ रही है, बट आपने एक्स किसको माना है, ऊपर से ऑब्जेक्ट चला, कितना चला इसको आप एक्स मान, यस आप अपनी कैलकुलेशन एक्स किसको माना है, आपने ऑब्जेक्ट कितना चला उसको आप एक्स मान लो। जब एक्स बढ़ता जाएगा तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, दैट इज हैपनिंग हियर, एक्स बढ़ता जा रहा है, ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक। अब दूसरी चीज को देखिए कि जो आपने पोटेंशियल एनर्जी देखी, पोटेंशियल एनर्जी एट डी, ये कितनी है mgh माइनस mgh, सही है ना? अब इसमें देखिए कि इसको हम ले रहे हैं वाई एक्सिस, ये कांस्टेंट पार्ट है, दिस इज एक्टिंग एज सी, ये चीज ली गई एक्स एक्सिस पर, और ये काम कर रहा है स्लोप का, और स्लोप कैसा आ रहा है नेगेटिव। मतलब पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम वाई एक्सिस पर ले लें, इस डायरेक्शन में एक्स ले लें और एक ग्राफ प्लॉट करें, अगेन इट विल बी स्ट्रेट लाइन, बट स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या आ रहा है नेगेटिव, इसका नेगेटिव आना। और ये देखिए कि इसकी हाईएस्ट वैल्यू काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी की हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, इट इज mgh। वो कब होगी, जब x 0 होगा। तो जिस समय x कोऑर्डिनेट 0 होगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेटली हाईएस्ट, और उस हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है mgh, क्लियर, 0 एंड mgh। अब क्या होगा कि यहाँ से ग्राफ स्लोपिंग डाउन, जिस जैसे से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल कम होती जाएगी, जब काइनेटिक एनर्जी अपने हाईएस्ट पर है, इस समय पोटेंशियल एनर्जी अपने लोएस्ट पर होगी।
एंड थ्रू आउट इन दोनों का सम कांस्टेंट बना रहेगा। मतलब ये ग्राफ, ये टोटल एनर्जी के लिए, ये काइनेटिक एनर्जी के लिए, ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए। देखेंगे सही है ग्राफ क्या? ये जो मैंने बताया आपको, ये आपकी बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया हो सकता है। हमने इसमें एक्स को इस डायरेक्शन में लिया है। इसका मतलब अगर आप हाइट देखोगे तो हमने हाइट को इस डायरेक्शन में लेते हुए ग्राफ बनाया है। देख लीजिए समझ में आ रहा है ग्राफ से? हम एज्यूम कर रहे हैं कि इस तरफ हाइट ज्यादा है, इधर हाइट रिड्यूस हो, ठीक है ना? या आप इस डायरेक्शन में एक्स देखिए, कोई कंफ्यूजन है? सर यहाँ y एक्सिस एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। वाई एक्सिस पर एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे वो पोटेंशियल, काइनेटिक, टोटल तीनों एनर्जी को हमने इस डायरेक्शन, ठीक है ना? तो एक लाइन जो है आपकी काइनेटिक एनर्जी बता रही है, एक पोटेंशियल एनर्जी बता रही है, और दोनों का सम, क्योंकि हमको पता है कि ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ इट्स मोशन विल बी सेम। तो आप देख रहे हो कि ये टोटल एनर्जी बदल नहीं रही, चाहे आपकी हाइट कुछ भी है, टोटल एनर्जी रिमेन सेम। तो ग्राफ आपकी बुक में दो तरह से हो सकता है सर कि दोनों आपको की हाइट, स्लोप mg है। दोनों का सर स्लोप स्लोप, एमजी है। तो एक का एमजी, एक का माइनस एम। मतलब यस एक ग्राफ आपका एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से जितना एंगल बनाएगा, दूसरा नेगेटिव डायरेक्शन से उतना एंगल, ठीक है? हमने ये ग्राफ दिखाया। अब ये ग्राफ आप इसका ठीक उल्टा भी बना सकते हैं। मतलब जो हमने बनाया ये भी ठीक है, लेकिन इस ग्राफ को आप ऐसा भी बना सकते हैं। ये आप जब उसमें देखोगे तो आपको अलग अलग तरीके से ग्राफ बने मिलेंगे। मैं इसका दूसरा तरीका भी दिखा देता हूँ। आप अगर इसी ग्राफ को ऐसा दिखाते हो कि आपने इस तरफ हाइट दिखाई है, ठीक है, और यहाँ एनर्जी दिखाई, अगर ये हाइट है तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, ठीक है ना, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना चाहिए, ग्राफ ही होना है, और काइनेटिक एनर्जी घटना चाहिए, ग्राफ जो तब होगा जब आप हाइट को इधर बढ़ती हुई दिखा रहे हो। अब ये ग्राफ बजाय काइनेटिक के किसका होता है? पोटेंशियल का। ये ग्राफ किसका है? काइनेटिक का। और दोनों का सम कैसा रहेगा? कांस्टेंट। ये होगी टोटल, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0 mgh। देखिए राइट। सर इस केस में अपन हाइट नीचे से ले रहे हैं। मतलब आप ये मान रहे हो कि जहां हमने ओरिजिन शो किया, इससे इस डायरेक्शन में हाइट बढ़ती जा रही है। ये ग्राफ ये कह रहा है। पिछला ग्राफ उल्टा था, मैं कह रहा था कि हाइट इधर बढ़ रही है, ठीक है ना? आपका ये भी सही है डायग्राम, जो पिछला था वो भी सही। डिपेंड करता है कि आप किसको मान रहे हैं। अगर हम इसको मान रहे हैं तो इस ग्राफ में क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी हाइट के साथ एक एंगल बना रही है, काइनेटिक एनर्जी इस साइड से उतना एंगल सर बनाएगी। बढ़ तो दोनों दोनों केस में बढ़ ही रही थी हाइट। नहीं, पिछले केस में हमने हाइट को इधर बढ़ते हुए दिखाया, ये सब पिछला केस ये। तो मतलब आप इस साइड जाओगे तो हाइट बढ़ेगी, तो अगर इस तरफ हाइट बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी शुड इंक्रीज इन दैट डायरेक्शन। जबकि हमारे तो डायग्राम में कह रहा है कि बट एक्स के बढ़ने से हाइट कैसे कम होगी? क्या होता है, एक्स एक्सिस पर जो पैरामीटर आप चूज करते हो, यू आर फ्री टू चूज। जैसे आप टावर के टॉप से खड़े हो, ठीक है ना, वी कैन यूज दिस एज रेफरेंस पॉइंट कि हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं, इस डायरेक्शन को ही हमने एक्स मान लिया। समझ रहे हो आप बात? जैसे आप ये ओरिजिन किसी टावर के टॉप पर आप खड़े हैं, किसी टावर के टॉप ऑफ पॉइंट पे खड़े हैं, यहाँ से हम किसी बॉल को गिराते हैं, बॉल नीचे जा रही है, तो हमने क्या किया, इस डायरेक्शन को ही एक्स ट्रीट कर लिया। और आप उसको कैसा देख रहे हो कि ये टावर है, जब चीज टावर के टॉप पर है तो आप कह रहे हो कि पोटेंशियल एनर्जी हाई है। क्यों? क्योंकि आप फ्लोर को रेफरेंस मान रहे हो, फ्लोर के रिस्पेक्ट में हाईएस्ट है ना, सर मतलब पिछले केस में अपन ने ओरिजिन टॉप वाले पॉइंट को माना था। टॉप वाले पॉइंट को मान लिया, सर इस केस में नीचे वाले। नीचे वाले को मान लिया। तो डायग्राम ये भी सही है, डायग्राम वो भी सही है। आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि जब हाइट बढ़ेगी जिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और जिस तरह पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी उस डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी, दोनों का सम कांस्टेंट। जहां दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट की क्या खासियत है? ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी बराबर? अगर ये बराबर है तो पोटेंशियल एनर्जी थी mgh माइनस एक्स, और काइनेटिक एनर्जी थी mgx। इनको अगर बराबर करें तो ट्वाइस ऑफ mgx, ये बराबर आएगा mgh की। इफ इट इज ट्रू तो mg कैंसिल करिए, x की वैल्यू क्या आ जाएगी?
h/2। मतलब जहां पर ये ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पे अगर आप रीडिंग देखते हो तो ये h/2 के बराबर है। ऑब्जेक्ट एक ऐसी हाइट पर पहुंच गया जहां पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी आपस में कहती हैं इक्वल। क्लियर? फिर अगली चीज पर चलते हैं। सपोज एक पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम है और इसका मास दिया हुआ है, थ्रेड की लेंथ है l। सपोज हम पेंडुलम को डिफ्लेक्ट कर देते हैं थ्रू एंगल थीटा। आपने पेंडुलम को थीटा एंगल से रिलीज कर दिया, डिफ्लेक्ट किया एंड रिलीज। तो पेंडुलम को आप रिलीज करते हो फ्रॉम दिस पॉइंट। हमने पेंडुलम को यहाँ से रिलीज किया है, ठीक है, छोड़ दिया। जब पेंडुलम चलता हुआ आएगा इस साइड, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। आपको बताना है कि जब वो मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा है तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बता सकते हैं क्या? हमको सिर्फ क्या दिया है, थ्रेड की लंबाई कितनी है, बॉब का मास कितना है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है। तो 3 डाटा दिए। बताइए। सर जितनी पोटेंशियल एनर्जी टॉप पे थी वो पूरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी। तो आपको सिर्फ ये पता करना है एक्चुअली कि यहाँ से यहाँ तक हाइट का डिफरेंस कितना है, ऑब्जेक्ट ने कितनी हाइट ली उसकी, कैसे पता करोगे? यहाँ से ड्रॉप करिए एक परपेंडिकुलर। इफ दिस इज एल, दिस इज थीटा, ये लंबाई कितने के बराबर है? एल कॉस थीटा है। यस सर। ये लंबाई जो है एल कॉस थीटा है डेफिनेटली, और ये एल कॉस थीटा है, टोटल एल है। ये लंबाई एच के बराबर है। एच को कितना माना जाए? L माइनस एल कॉस थीटा। करेक्ट है। ऑब्जेक्ट जो हाइट लूज कर रहा है वो ये है, एल माइनस एल कॉस। ठीक, देखिए हम कैसे हैंडल करेंगे। सपोज ये पॉइंट ए है, ये बी। क्या लॉजिक है हमारे पास कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए, ये बराबर होना चाहिए पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एट बी। ठीक है ना? ए पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh। काइनेटिक हमने रिलीज ही किया है, 0। बी पर पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट फ्लोर लेवल पर आ गया, पोटेंशियल एनर्जी बिकम 0। काइनेटिक, काइनेटिक को हम मान लेते हैं 1/2 mv²। ठीक है। अब इसमें से हमको ये पता है कि जो h है, h की वैल्यू कितनी है, l माइनस एल कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ m v²। m कैंसिल कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा विद इन रूट। ये वेलोसिटी आती है। देख लीजिए सही है, ये रहा बात। ठीक है ना? आपने इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या किया, सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर लिया कि ए पर क्या एनर्जी थी, बी पर क्या थी, दोनों को इक्वेट कर दिया, ये रिजल्ट आ गया। अब मान लो इसी सवाल को मैं चेंज कर देता हूँ, हम इस सवाल को बदल देते हैं। सपोज ये रेफरेंस पोजीशन है, आपने क्या किया, किसी पेंडुलम को डिफ्लेक्ट किया अप टू सम सर्टेन एंगल θ1 और यहाँ से इसको रिलीज कर दिया, रिलीज फ्रॉम दैट। जिस समय आपका थ्रेड वर्टिकल से θ2 एंगल बना रहा है, ये पहुंचा नहीं है, ठीक है ना? मतलब ऑब्जेक्ट ए से चला और बी तक पहुंचा, दिस एंगल इज θ2। हमको इस पॉइंट पर वेलोसिटी बतानी, बता सकते हैं कि आपको मानना है कि थ्रेड की लेंथ कितनी है, एल, और बॉब का मास कितना है, एम। लेंथ इज एल और मास ऑफ बॉब इज एम, बस ये 2 डाटा। और पेंडुलम θ1 से शिफ्ट होकर θ2 तक आ रहा है। You have to find the velocity of bob at B। बता सकते हैं क्या करना पड़ेगा?
अगेन यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दिस हाइट, ये हाइट जानना चाहते हो ना, कितनी हाइट है। आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालिए और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालिए, ये हाइट इतने के बराबर है, ठीक है।